नमस्कार, मैं शशांक सर आप सभी का डीएल लर्नर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकारें वैसे तो वादा करती थी, लेकिन इस बार सरकार ने वादा को पूरा भी किया है। और जो हमारी यूपीएसआई की जो भर्ती थी वो हमारी सामने आ गई है। और देखिए, इस पर हम बहुत सारी चर्चा करेंगे। भर्तियां कितनी हैं, कैसे करना है, ओटीआर क्या होता है, ओटीआर को कैसे करना है, ओटीआर करने से फायदे क्या होते हैं, सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। ये हमारा अध्याचन आपके सामने लगा हुआ है, यानी कि नोटिफिकेशन जो नोटिस आई है वो लगी हुई है। सबसे पहले 2-3-4 बातों को मैं क्लियर कर दूं कि भर्ती इज एब्सोल्युटली लाइव, यानी भर्ती आ चुकी है। और इसके जो ऑनलाइन है, यानी कि जो फॉर्म ऑनलाइन का जो स्टार्टिंग है वो शुरू किया गया है। मैं आमतौर पर जनरल बातों पर बात करता हूं। वो 12/8/2019 से 2025 से ये शुरू किया जाएगा। और इसका अगर हम एंड की बात करते हैं तो एंड ये 11/9/2025 से हो जाएगा, यानी इस समय से इस समय तक आप भर सकते हो। ओटीआर क्या है? हालांकि आप जानते होंगे ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सर ओटीआर से सहूलियतें क्या होती हैं? देखिए, ओटीआर करने से क्या होता है, कई बार क्या हो जाता है कि हम लोगों ने मान लीजिए लास्ट डेट सामने आ गई, लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, इसलिए हम तो फॉर्म भरने से वंचित रह गए, हम तो फॉर्म नहीं भर पाए। तो ओटीआर एक प्रक्रिया है कि आप अगर इसको पहले ही कर लेते हो तो फिर आप आराम से फॉर्म फिल करते रहो, फीस की पेमेंट 4-5-6 दिन तक छूट मिलती रहती है। ओटीआर सर कैसे करेंगे? तो बड़ी सीधी सी बात है कि यूपीपीआरबी कि आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे और जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि एक पट्टी चल रही होगी जिसमें नोटिस टाइप कुछ लिखा होगा। उस पर क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए करेंगे तो ईमेल आईडी और फोन नंबर दोनों डाल करके आपको ओटीपी लेना है, ओटीपी फिल करना है, आगे बढ़ जाना है। उसके बाद में नीचे आपसे आधार या डिजी लॉकर से आपका वेरिफिकेशन कहेगा, तो आधार से वेरिफिकेशन करना। जो आधार में नंबर आपका अटैच होगा वहां पर आपका ओटीपी जाएगा, डाल करके आगे बढ़ जाना। फिर 4 केवल जानकारी, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी नेशनलिटी, आप मेल हैं फीमेल हैं, उसके बाद में आपका पासवर्ड बना लेना है और ओटीआर हो गया। ओटीआर जैसे ही आपका हो जाएगा इसका मतलब अब आप फॉर्म कभी भी फिल करते रहिए। खैर, बातें यहां पर शुरू करते हैं। कुल टोटल भर्तियां कितनी हैं? तो वो हमारी आप जानते हो कि 4300 कुछ हैं, जिसमें 106 जो भर्तियां हैं वो ऑलरेडी महिलाओं के लिए। देखो मैं आपको बताऊं, यहां पर देखो, ध्यान से देखना है इस बात को। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहां पर बड़े ध्यान से देखो कि महिलाओं के लिए जो प्लाटून कमांडर वाली जो भर्ती हैं वो 106 जो भर्तियां हैं भाई साहब वो रिजर्व हैं। तो उन्हीं में से 4300 में जब आप 106 घटा करके ले जाएंगे, ये प्लाटून कमांडर की नहीं है। एक मिनट, प्लाटून कमांडर वाली नीचे भर्तियां हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। खैर याद रखो, जो पीसी की माने कि जो प्लाटून कमांडर वाली 106 भर्तियां हैं वो केवल और केवल महिलाओं के लिए ही रिजर्व हैं। तो वो भर्तियां ऑलरेडी जब इसमें हटाएंगे तो आपको 4200 कुछ भर्ती आपके लिए देखने के लिए मिलेगी। अब 4200 जो भर्तियां हैं यहां पर आप देख लीजिए, कैटेगरी वाइज आप बांटी गई हैं। जो अनारक्षित वाले हैं माने जनरल कैटेगरी के हैं तो उनको 1705। ईडब्ल्यूएस की भर्तियां 442 हैं जो कि अलग संरक्षित कर दी गई, और इसी में से लड़कियां भी जो ईडब्ल्यूएस की हैं वो भी इसमें भी फाइट करेंगे, ध्यान रखना, एक निर्धारित आंकड़े के आधार पर। पिछड़ा वर्ग के लिए 1143, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भर्तियां हैं। कुल टोटल इतनी भर्तियां, इस बात को याद रखना, ठीक है। आगे सर क्या बात बताने जा रहे हो? देखो यहां पर प्लाटून कमांडर के लिए जो केवल पुरुषों के लिए है और जो केवल महिलाओं के लिए, तो 106 भर्ती तो केवल महिलाओं के लिए तो संरक्षित है, आरक्षित हो गई पीसी में। इनमें कोई पुरुष जा ही नहीं सकता है। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि महिला की कोई भर्ती आरक्षित करके दी गई है, ठीक है। तो ये बात आप जानते हो। देखो ऑनलाइन भरने की जो तिथि है 12/8/25 से, अंतिम तिथि है 11/9/25 तक। बाकी शुल्क जमा करने के लिए आपको 1 दिन का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा और वो ओटीआर का फायदा होता है, ठीक है। खैर, वन टाइम जो ओटीआर जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना बहुत जरूरी है और इतनी सरल प्रक्रिया है। मैं आपको बता दूं कि जैसे यूपी पीसीएस की साइड में जब आप ओटीआर करते हो तो आपको ओटीआर नंबर मिलता है। यहाँ कोई ऐसा नंबर जनरेट नहीं होता है, केवल आपका नंबर और एक पासवर्ड आप बना लेते हो। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप जाओगे आपको लॉगिन करना है, नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है, ओटीपी डालकर लॉगिन करके अंदर चले जाना है। माने अब वाली जो साइड है मैं आपको कहूं वो इतनी ज्यादा सहूलियत की साइड है कि वहां पर आप जाकर के लॉगिन करो और एक बार आपने लॉगिन कर लिया जीवन भर आप वही लॉगिन चलेगा।
समझ गए। और जैसे ही कोई भी भर्ती आए, पुलिस की आए, पीएससी की आए, दरोगा की आए, कोई भी भर्ती आए जो यूपी पीआरबी कराएगा, वो वहीं से आप भर लेंगे। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप सभी जानते हो कि आप उत्तर प्रदेश के आपका उत्तर प्रदेश का आपके पास निवास होना चाहिए। और निवास के लिए एक बात कही गई है कि निवास जो आपका हो वो इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। देखना आगे लिखा हुआ है पूरा डिटेल में, मैं आपको दिखाता हूं। शैक्षिक अर्हताएं सभी जानते हो कि भैया आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ साथ आप 21 साल के हो जाने चाहिए। छूट दी गई है वो 3 साल दी गई है सामान्य वर्ग में, तो वो आप देख लेंगे, हम अभी उम्र की बात कर लेंगे। फिलहाल सामान्य बातें क्या है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप 21 साल पूरे होने चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आप फिर बाकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो होनी चाहिए आपका ना भाई। खैर ये देखो यहां पर एक ये चीज दी गई, इसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। इसमें लिखा है अधिमानी आहर्ताएं। इसमें यह कहा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें भाई साहब एक बात कही गई है जो कि ध्यान देने लायक मुझे लगता है। ये कैसे होगा? अच्छा हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये भाई साहब ध्यान देने लायक बात है, तो इसको जरा ध्यान देना एक बार, ठीक है। देखो ध्यान दो। अधिमानी जो आहर्ताएं, इसमें एक बात ये कही गई कि मान लीजिए कोई तो ऐसे विद्यार्थी, जैसे मैं हूं और आप हैं, मेरे भी आ गए 350 नंबर, आपके भी आ गए 350 नंबर। अब बात यह है कि बताओ किसको वरीयता किसको दी जाएगी, मतलब हमारा सिलेक्शन होगा या आपका होगा। इसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है कि ऐसी स्थिति में देखा अधिमानी बल्कि 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर करने की दशा में अधिमानी आहर्ताएं प्रस्तर 3 और 4 के अधीन की जाएंगी। क्या होगा, अगर नंबर बराबर है सबसे पहले तो मांगा जाएगा ओ लेवल का सर्टिफिकेट, जिसके पास निकल गया वही उसी को नौकरी मिलेगी, दूसरा वाला लात मार के हटा दिया जाएगा, पहली बात। अगर ऐसा नहीं है तो प्रशासनिक सेवा न्यूनतम 2 वर्ष तक सेवा माने, फिर उनको मौका मिलेगा जो एक्स सर्विसमैन है। तीसरी बात यह है, अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर केवल और केवल एक ही लाभ आपको मिलेगा, उम्र जिसकी ज्यादा है, मेरी अगर कम है आपकी ज्यादा है तो आप भर्ती होंगे, मैं हटा दिया जाऊंगा, या मेरी ज्यादा है तो आपको हटा दिया जाएगा। ओ लेवल होगा तो आप भर्ती हम बाहर, एक्स सर्विसमैन है आप भर्ती हम बाहर। लेकिन अगर ये कुछ भी नहीं है तो फिर उम्र देखी जाएगी, अगर आप मुझसे एक दिन भी बड़े पाए गए तो आप अंदर में बाहर हो जाएंगे। तो ये बात याद रखने, पहले से लिख करके साफ सुथरा दिया गया है, बाद में विवाद नहीं होना चाहिए, कोर्ट में भर्ती न जाए, इसलिए पहले ही भर्ती बोर्ड ने ये चीजें पहले से ही कह के भेजी हैं। खैर यहां देखो फिर से एक बात मैं आपको बता दूं कि फिर से एक बात यहां पर बहुत क्लियर कट भाई साहब भर्ती बोर्ड ने बताई। इस बार भर्ती बोर्ड बहुत मूड में है, समझ रहे हो आप। आयु सीमा में बता दिया गया है कि सामान्य श्रेणी को 3 साल की छूट मिल रही है। इसका मतलब यह है कि 1994 से 2004 के बीच की जो उम्र वाले हैं वो भी भर सकते हैं। वैसे अगर 21 साल जोड़ा जाता तो आप जोड़ के देखो 2025 चल रहा है, अब 21 साल की उम्र जोड़ा जाता तो कम से कम पैसे जाता 2000 या 2001 तक पहुंच पाता, ठीक है। लेकिन यहां तक इतना बढ़ा दिया गया है, तो आप याद रखना इस बात को। खैर 21 से लेकर आगे भी किया जाता है, तो मैक्सिमम मतलब सबसे कम उम्र 2004 और सबसे ज्यादा उम्र मतलब जो सबसे यंग है वो 2004 में पैदा हुए हों, या सबसे जो पुराने हैं वो 1994 में पैदा हुए हों। ना इसके पीछे ना इसके आगे वाले बेकार हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरी उम्र मान के चलते हैं, वैसे मेरी उम्र 1965 की है, पर मान के चलते हैं कि मैं पैदा हुआ था 9 नवंबर सन 1998 को। क्या मैं एलिजिबल हूं? जी सर। मैं मान लीजिए पैदा हो गया होता 5 नवंबर 2005 को, बाहर। मैं पैदा हो गया होगा 5 नवंबर 1992 को, तो बाहर। ऐसी बात कही गई है। अनुसूचित जाति जनजाति को 5 वर्ष मिली है, और ऐसे ही इनको भी 5 वर्ष मिली है। साफ सुथरा डेट मेंशन की गई है कि कोई कंफ्यूजन, या ये पता है क्यों किया जाता है, ताकि भर्ती धोखे से कोर्ट में नहीं जानी चाहिए, समझ रहे हो आप। तीसरी बात यह है कि देखो यहां पर एक और बात कह दी गई है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन अब आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कर लेंगे या हमको पता नहीं था हम सर कर लेते। देखो लिखा हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी। अच्छा ये तो छूट वाली बात आ गई, श्रेणी वाली बात आ गई। अगली बात पर चलते हैं जरा। वैवाहिक संबंध तो आप जानते हो, सेवा में किसी पद, तो ये सबको पता है, और नहीं पता है तो ध्यान रखो। ऊपर से शारीरिक तौर पर सब फिट होने चाहिए। भर्ती प्रक्रिया जैसी होनी है वैसी ही होगी, तो ये तो सबको पता होगा। अब अगर पेपर की बात करते हैं तो पेपर देखो सामान्य हिंदी आएगी, मूल विधि और ये बताने की जरूरत नहीं है। 40 40 40 160 क्वेश्चन आते हैं।
प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। बड़ी बढ़िया बात है कि माइनस मार्किंग नहीं है, मतलब जी भर के 160 के 160 काले करके आने हैं। दूसरी बात है, परीक्षा ऑफलाइन मोड पर होगी, माने पेन पेंसिल टेस्ट होना, ओएमआर वाला, कोई भी सीबीटी नहीं है, ठीक है। खैर देखो, अगर हम आगे चलते हैं, वही लिखा है कि ओएमआर सीट होगी, ये बातें होंगी, ये वही सब बातें लिखी गई हैं। आगे जो काम की बात है वहां पर पहुंच जाते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाप तौल की बात की गई है। ये देखो नाप तौल की बात कहाँ गई, कहाँ गई भाई, भाई साहब ये है नाप तौल की बात। हाँ, यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि शारीरिक परीक्षण में सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, पुरुष हैं, वो 168 मीटर सेंटीमीटर लंबे होने, मतलब 170 में 2 कम, ठीक है, जो पुरुष हैं न्यूनतम, और जो अनुसूचित जनजाति के हैं 160 में काम चल जाएगा, ठीक है। माने जो पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और सामान्य, माने जनरल, ओबीसी और एससी 168 और एसटी 160, ठीक है, पुरुष। और बाकी सीना ईना तो जानते हो कितने सेंटीमीटर फूलना चाहिए। देखो लिखा हुआ है कि सीने की अगर बात करते हैं तो कम से कम 84 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, 79, मतलब जब फीता से नापा जाए तो 79 निकले, और फुला दो 5 सेंटीमीटर फुलाया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, जोर से सांस लोगे तो इतना फूल जाता है, ठीक है। खैर, और महिलाओं का सीना चेक नहीं होता है तो बात ही खत्म हो गई, तो उनके उसमें तो बताना ही नहीं है हमें। महिलाओं के अगर ऊंचाई लंबाई की बात करें तो महिलाओं में कहा गया है कि 152 सेंटीमीटर सामान्य, मतलब जनरल, ओबीसी, एससी में होना चाहिए, और एसटी के लिए 147 मीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए वजन कहा गया है कि कम से कम 40 किलो की महिला होनी ही होनी चाहिए। देखना, पुरुष के लिए वजन का ऐसा कुछ नहीं देखो दिया गया है, क्योंकि उनको पता है कि पुरुष कम से कम इतना होगा, और इतना नहीं है 40 किलो का तो वो भर्ती देखने ही नहीं आएगा, समझ गए। तो महिला के लिए कहा गया है, तो याद, अब देखो कोई भी बच्चा अब ऐसा निकल जाए कि सर मेरा वजन इतना कम था, तो आप तो फिर अपने आप को अंधेरे में रखते हो, या तो आप तैयारी करो कि हम वजन बढ़ाएंगे, और बढ़ता है वजन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खैर, तो शारीरिक दक्षता की सारी बातें मैंने बता दी। अब उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में जब हम आगे चलेंगे तो देखिए यहां पर प्रमाण पत्र का लिखा गया है। लिखा है अनुसूचित जाति का अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है तो लिखा गया है कि किस तिथि से। कुल मिला के बिल्कुल साफ सुथरा है कि भाई साहब नई जाति बनवाना, नया निवास बनवाना, तभी फॉर्म भरना, बिल्कुल क्लियर कट है। कहा गया है कि किस तिथि तक, तो 11/9/2025 तक। माने अब कोई बच्चा क्या करे, इसमें यह कह दिया गया है कि जैसे कि मान लीजिए मैं सामान्य वर्ग से हूं, तो मुझे ईडब्ल्यूएस लगता है। अब ईडब्ल्यूएस हम क्या करें कि अभी हमारा ईडब्ल्यूएस ना बना हो, लेकिन हम क्या करें कि ईडब्ल्यूएस जो बनवाएं वो बनवाएं अपने भर्ती के समय, जब हमें रेस वेस करना हो, जब हमें क्या कहते हैं भर्ती, जब हमें क्या कहते हैं सिलेक्शन मिलना हो। कह दिया गया है कि भाई साहब 11/9/2025 तक का होना चाहिए। इसके बाद का अगर लाओगे, नया लाओगे, नहीं माना जाएगा। विवाद कोर्ट में जाता था। डेट देखो शुद्ध मेंशन करके दी गई है कि जाति बनवाओ, चाहे ईडब्ल्यूएस बनवाओ, जो भी बनवाना है बनवाओ, लेकिन इसके बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब बिल्कुल ये नहीं कि लेके चले आओ। देखो ये बात, एक और ये बात बताती है कि कम से कम 11/9, इसका मतलब है कि 11/9 के की तिथि तक होना चाहिए। इसका मतलब इसके बाद का मान्य नहीं होगा। किस तिथि से किस तिथि, प्रमाण पत्र जारी होने की अवधि तो 11/9/2025 तक होना चाहिए। अभी नहीं कि बिल्कुल नया, या आप चाहो तो नया भी बनवा के लगा सकते हो 11/9 तक। अभी क्या चल रहा है, आज डेट है 13 तारीख है ना, 13/8/2025। कुल मिलाकर के जिसको भी नया बनवाना है बनवा लो, लेकिन याद रखे 11/9/2025 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें ईडब्ल्यूएस बनाना है 1 महीने का समय बनवा लो, इसके बाद का ईडब्ल्यूएस मान्य नहीं होगा, जाति मान्य नहीं होगी, निवास मान्य नहीं होगा। बनवाना है तो बनवाओ और लगाओ, ठीक है। तो कह दिया गया है, कुल मिला के भर्ती के समय तुम पहुंच जाओगे। नहीं तो हम तो ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं था, पर इस समय है। ये कौन सी बात हुई भाई, जब भर्ती निकली थी तब होना चाहिए था ना। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आप जाकर के कोर्ट में जाकर ढिंढोरा नहीं पीट सकते हो, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने क्लियर कट कहा हुआ है। तो बस ऐसी ही कुछ बातें हैं, बाकी आप जानते हो, ये देखो सब लिखा हुआ है। बाकी भाई साहब अगर हम पेपर की बात करते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक नए तौर पर बता देता हूं, मेरी बात को समझिएगा। देखिए इसके लिए एक बात जरा समझ लीजिए। देखो आप जानते हो कि हिंदी आती है तो हिंदी के 40 प्रश्न आते हैं, जिसमें 100 नंबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी आप जानते हो कि मूल विधि और प्लस संविधान से मिल करके प्यारे बच्चे मूल विधि के 8 क्वेश्चन, संविधान के 16 क्वेश्चन आते हैं। तो जोड़ करके बताओ कितने हो गए। आप कहोगे सर 24, तो 24 से 25 क्वेश्चन केवल इनसे मिलते हैं, ठीक है, पॉलिटी और प्लस मूल विधि से। और बाकी जो 16 क्वेश्चन बच जाते हैं वो मिलते हैं जीके से, जीएस से, मतलब सब कुछ, इतिहास, भूगोल, दुनियादारी सब आता है। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग का वेटेज यूपी पुलिस, यूपीएसआई में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है 40 क्वेश्चन रीजनिंग तो पूछता ही है, और 15 क्वेश्चन कम से कम संख्यात्मक योग्यता के यहां पर पूछ लेता है, जो कि रीजनिंग ही होती है। तो कम से कम 55 क्वेश्चन यहां पर इसके पूछे जाते हैं। लोग बड़ा भ्रमित रहते हैं, इसमें भ्रमित नहीं रहना है बिल्कुल भी। और अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ यहां पर, मैथ के बहुत ज्यादा तो 25 या 27 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के रीजनिंग यहां पर और हिंदी टर्निंग पॉइंट होता है। देखो 1, 2, 3 में सबकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। बड़ी खास बात है, सेक्शनल पास होना जरूरी है, माने प्रत्येक सेक्शन में 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर हम तो 1, 2, 3 सही कर लिया और ये जो बीच वाला है यहाँ पर तो हमारे नंबर ही नहीं है, तो गलत बात है। 14 क्वेश्चन सब में आना चाहिए, ठीक है। तो ये जानकारी जैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।